Hi everyone, welcome to this first lecture of CA Inter GST। आपके टैक्सेशन के पेपर में GST नाम के सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो पूरा सब्जेक्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो सीरियल ऑर्डर CA इंस्टीट्यूट की बुक में है, हो सकता है कि उस सीरियल ऑर्डर से हम डेविएट करें, हम अपना सीरियल ऑर्डर अपनाएं, लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ कोर्स ऑफ द बैच you will be able to have 100% assurance of getting success in the examination। एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन दोनों आपको आते होंगे। आपके मन के अंदर इतने अच्छे तरीके से जीएसटी बस जाएगा कि सपने में भी कोई आपसे कैलकुलेशन करवाएगा तो आप बिना कैलकुलेटर के भी सही जवाब दोगे। दोस्तों, डीटी और आईडीटी दोनों, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल हैं ज़रूर, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स थ्योरी हैं। मतलब उन रेगुलेटरी प्रोविजंस को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उनके ऊपर बने हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने आप बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी दो बड़े चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक अलाउ और एक डिसअलाउ। क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ डिसअलाउड है, क्या चीज़ टैक्सेबल है, क्या चीज़ एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज पहली क्लास में एग्जेम्पशन कराने जा रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि सोल ऑफ द टैक्सेशन सब्जेक्ट इज अलाउ, डिसअलाउ एंड टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। आइए दोस्तों, अपनी नोटबुक खोल लीजिए। याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बैच में वो सब कुछ हमें लिखनी ज़रूर होंगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगी। जो भी आप पढ़ते हैं वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, जो आप खुद लिखते हैं वो चाहेंगे तब भी आप भूल नहीं पाएंगे। राइट? तो नोट्स ओपन कर लीजिए। मैं भी अपनी नोटबुक ओपन करता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले टाइटल लिखिए जीएसटी। राइट? सबसे पहले हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे जो डिटेल में अलग चैप्टर बनकर आपके सामने आएंगे। जितनी भी बातें आप आज लिखेंगे वो सारी बातें आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी। आप आज की क्लास को चैप्टर 1 न समझकर चैप्टर 0 समझें, और अगर आपने आज की क्लास का ये जो चैप्टर 0 है वो अच्छे से पढ़ लिया तो आखिरी चैप्टर तक कोई प्रॉब्लम कभी आपको नहीं होने वाली। आज की क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा, सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ले जाकर आपको उनके चैप्टर्स की लिस्ट दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस पैटर्न में पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपका समय इस बात में खराब नहीं करना चाहता, सीधे आइए कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए पॉइंट 1, टैक्सेस आर ऑफ टू काइंड्स। पहला डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों ही आपके कोर्स में हैं। और आपको याद दिलाऊं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो यही दोनों टैक्स आपका जीवन होंगे। आने वाले दिनों में इनसे आप खूब खेला करेंगे और ये दोनों ही रोजाना आपके जीवन का एक हिस्सा बनकर चलेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, अगर आपको आता भी हो तब भी आप कोई बात नहीं, मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। जितना भी आज आप लिखेंगे वो सब आपके जहन में बस जाएगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स whose burden cannot be shifted, whose burden cannot be shifted on someone else, on someone else. It means payer and sufferer shall be the same person. Direct tax is a kind of tax where whose burden
कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन समवन एल्स। भाई आपने इनकम कमाई, आपने वेल्थ कमाई, आपने पैसा कमाया, तो टैक्स इसका आप भरेंगे, आप किसी और के ऊपर इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। कितना भी आप चाहें कि आप तो कमाएं 100 लाख और टैक्स आपकी जगह कोई और पे कर दे, यह ख्वाबों में भी नहीं हो सकता, यह डे ड्रीमिंग में भी करना ठीक नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आई एम सेइंग दिस इज थ्योरेटिकली ऑल्सो इम्पॉसिबल। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जिसमें टैक्स को भरने वाला अपनी जेब से भरता है, वो किसी और से लेकर आकर नहीं भर सकता। इनकम टैक्स इसका एक मशहूर एग्जाम्पल है जो आपका कोर्स का पहला हिस्सा है। मेरे साथ तो आप केवल जीएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन जो आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा इससे पहले, उस इनकम टैक्स के अंदर आपने ये भी बात देखी होगी, इफ यू आर अर्निंग मनी you will have to make the payment of tax from your own pocket. So you are the payer of tax and you are the sufferer of tax. सरकार के पास टैक्स जमा करने आप जाएंगे अपना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग लेकर, ऑनलाइन ही सही, वो पैसे आप किसी और से रिकवर नहीं कर पाते जो आप टैक्स के पे करते हैं सरकार को। लेकिन जो दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसकी आज पहली क्लास है, वो टैक्स की खासियत यह है कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो सरकार को, तो किसी और से उसकी रिकवरी कर सकते हो। वाह, ये बढ़िया है। इनडायरेक्ट टैक्स की कितनी कमाल बात है कि हम पे करेंगे, सरकार को हम जमा करेंगे जाकर, लेकिन हम अपनी जेब से पैसा नहीं उठाएंगे, हम किसी और की जेब से निकाल के पैसा जमा कर देंगे। सुनने में यह अजीब और मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सच है। आइए जरा देखें पॉइंट नंबर 3। indirect tax is a kind of tax whose burden can be shifted, on someone else, full stop. It means payer and sufferer shall not be the same person. For example, जीएसटी जो हमें पढ़ना है, देखिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा धीरे धीरे बातों को समझने में, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रिजल्ट काफी देर से आता है। फिर पढ़ाई में जिसने आराम से पढ़ाई करी उसका रिजल्ट जल्दी आता है, पासिंग वाला, पॉजिटिव, और पढ़ाई में जिसने जल्दबाजी करी उसका रिजल्ट उतना ही लटक जाता। धीरे धीरे आराम से पढ़ी। दूसरे पॉइंट में आपने क्या लिखा कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम किसी और को हैंडओवर कर सकते हैं, जिसमें टैक्स को पेयर मतलब पे करने वाला एंड सफरर मतलब जो उसका दर्द सहेगा, दे शैल नॉट बी द सेम पर्सन, वो सेम नहीं होते। तो मुझे ये अजीब सी बात लग रही है, ऐसा कैसे हो गया कि टैक्स को पे करने वाला और टैक्स को अपनी जेब से पे करने के बाद भी उसको दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि दर्द किसी और को हो रहा है, वो किसी और से रिकवर कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता? अब जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक बायर है, ये जो पहला बादल बना हुआ है ये बायर है, ये पेमेंट करता है सेलर को, राइट, और सेलर से सरकार लेती है टैक्स। अब ध्यान से देखिए कि बायर ने सेलर को कितने रुपए दिए, 100 + 18,
100 रुपए तो गुड्स के दिए और 18 रुपीज टैक्स के दिए, जिसका नाम जीएसटी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लो सामान खरीदने वाले ने जो पैसे सेलर को दिए वो 118 रुपए दी। 118 का 118 सेलर की कमाई नहीं है दोस्तों। पूरे के पूरे 118 रुपए सेलर अपनी जेब में नहीं रख सकता। सेलर की कमाई तो केवल 100 रुपए है। ये जो 18 रुपए बायर से हमने वसूल करे, ये 18 रुपए तो सरकार की अमानत है सेलर की जेब में। सरकार को ये जाकर 18 रुपए जमा करेगा। ये 18 रुपए टैक्स वाले सरकार इससे वसूल कर लेगी, नहीं पे करेगा तो सरकार छापा मारेगी, रेड करेगी, ऑफिसर्स को भेजेगी, नोटिस भेजेगी, जेल भेज देगी इसको। तो आप सोचिए कि सरकार पैसे मांगती किससे है? सेलर से। सरकार किससे पैसे मांग रही है? सेलर से। लेकिन सोच के बताइए, क्या सेलर खुद अपनी जेब से पे कर रहा है? नहीं, वो बायर से रिकवर कर रहा। अब आप सोचिए ध्यान से कि ये जो सेलर है, ये है टैक्स का पेयर, ये सरकार को पे करता है, ये जीएसटी का रिटर्न भरता है, ये जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अपने नेट बैंकिंग और कार्ड से पेमेंट करता है। लेकिन जो बायर है बेचारा सफर तो ये करता है। 100 रुपए की आइसक्रीम जो मिलती थी वो टैक्स लगने की वजह से 118 की मिली, तो खरीदने वाले की जेब से तो 118 रुपए गए ना। अब उसमें से कितने पैसे सेलर अपने पास रखेगा और कितने पैसे सरकार अपने पास रखेगी, वो ये लोग जाने। बायर के खाते से तो 118 रुपए कम हो गए ना, बायर की तिजोरी से तो 118 रुपए कम हो गए ना, बायर की जेब तो ढीली हो गई ना 118 रुपए से। 100 रुपए उस सेलर ने अपने हाथ में रख लिए और 18 रुपए सरकार को दे दिए। अब जरा सोचिए, यहां पर टैक्स का पेयर और टैक्स का सफरर दो अलग अलग लोग हैं। पेमेंट करी सेलर ने, लेकिन खुद को कष्ट देकर थोड़ी, उसने तो टैक्स का पैसा बायर से उठा लिया। बायर से पैसा लेकर ये हमने आगे सरकार को जमा करा दिया, हो गई बात खत्म। आई होप कि आपको ये बात समझ आई कि इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैसा इनडायरेक्टली बायर ही पे कर रहा है, बस खुद जाकर ना जमा करके सेलर के माध्यम से जा रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। आप ऐसे समझिए कि मोहन की आज सैलरी आई 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में तो चलो इनकम टैक्स नहीं बनेगा, 1 लाख कर लो। मोहन की सैलरी आई 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए जो मोहन की सैलरी आई, उस 1 लाख रुपए में से कुछ तो उसने इनकम टैक्स पे करना है, तो वो खुद जमा करेगा। तो इनकम भी आपकी, पेमेंट भी आपकी, सफरिंग भी आपकी, इसलिए इनकम टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ये जो यहां पर आप पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी क्लास है, उसमें बायर ने पेमेंट करी सेलर को, सरकार को थोड़ी। सरकार को तो सेलर पे कर रहा है, तो पेयर ऑफ टैक्स कौन है? सेलर। लेकिन असलियत में इसका कष्ट, इसका दर्द, इसका आग किसके दिल में लग रही है? बायर के दिल में। बायर इज फेसिंग दिस ट्रबल। तो बायर ने सेलर को पैसे दिए, सेलर ने गवर्नमेंट को पैसे दिए, तो इनडायरेक्टली होकर पहुंचे ये पैसे सरकार के पास, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पक्का क्लियर? समझ आई बात आपको? पॉइंट नंबर 4। So it is clear that person liable to make payment in case of indirect tax is seller, but he recovers the same
he recovers the same from buyer. This tax moves from buyer to seller and seller to government. Seller to government, right? इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आई होप आपको यह बात समझ आई कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जो फर्क है वो हमें यहां पर समझना था, बिना इसके हम जीएसटी शुरू नहीं कर सकते थे। पक्का क्लियर हो गई बात, राइट? पॉइंट नंबर 5, GST is in the nature of indirect tax, which is paid by sellers but recovered from buyers, right दोस्तों? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेलर के द्वारा पे होता है, लेकिन वो रिकवर करा जाता है बायर्स। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 6, सेलर इन जीएसटी इज कॉल्ड सप्लायर। Seller in GST is called supplier. Buyer in GST is called receiver. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप सीए इंटर के लिए जीएसटी पढ़ रहे हैं तो पूरी की पूरी जीएसटी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जीएसटी जिसमें आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, बस आप पैराग्राफ राइटिंग करके एग्जाम में नंबर ले आएंगे, और एक वो जीएसटी जिसमें कैलकुलेटर के बटन आपको दबाने पड़ेंगे, एक वैल्यू आएगी, वो आप आंसर में लिखेंगे और फिर आपके मार्क्स आएंगे। आज से आने वाले दिनों में भी हम सबसे पहले उतनी जीएसटी पढ़ेंगे जितनी प्रैक्टिकल्स के लिए कंपलसरी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी अगर आपने सीख लिए और सारे क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके ठीक होने लगे, तो फिर जो बचे कुचे छोटे मोटे थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनमें कभी भी आपको गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट? आइए जरा, अभी आप इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? जीएसटी अप्लाइज ऑन सेल एज वेल एज some other transactions, and all such transactions including sale is called supply. अब आप जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा। GST applies on sale as well as some other transactions। मतलब एक तो सेल पर जीएसटी लगता ही है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं, लेकिन नई बात यह है कि कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं जिन पर जीएसटी लगता है। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करिए। किसी जमाने में हमारे यहां पर भारत में सेल्स टैक्स होता था, तो सेल्स टैक्स किस पर लगता था ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, भाई सेल्स टैक्स सेल्स पर लगेगा। किसी जमाने में हमारे भारत में सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर्विस टैक्स किस पे लगेगा, सर्विस टैक्स सर्विसेज पर लगेगा। लेकिन अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी किस पर लगता है ये मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं।
जीएसटी एक तो सेल पर लगता है, ये तो कहने की बात ही नहीं है, लगता ही लगता है, लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य ट्रांजैक्शंस भी हैं जिन पर जीएसटी लगता है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन? सेल प्लस अदर ट्रांजैक्शंस which attract GST are called supply। बहुत बेसिक बात है ये दोस्तों। हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट की बुक में ये बात पहले चैप्टर में ना मिले, दूसरे चैप्टर में मिले, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम अपनी क्लास में अपने हिसाब से चलेंगे। इंस्टीट्यूट की किताब के सीरियल नंबर्स को मैं मैच कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। तो मैंने अभी इस समय आपको लिखवाया कि सेल करने वाले सेलर को जीएसटी में सेलर नहीं कहते, सप्लायर कहते हैं। परचेज करने वाले बायर को जीएसटी में बायर नहीं कहते, रिसीवर कहते हैं। और जीएसटी किस पर लगता है? एक तो सेल पर, चाहे गुड्स की सेल हो चाहे सर्विस की सेल हो, एक तो सेल पर लगता ही लगता है, बात खत्म, पक्का लगता है, गारंटी लगता है। लेकिन सेल के अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस भी आपको मिलेंगी जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन वो सेल नहीं है। क्या है सर वो? अब हमें क्या पता, होंगी कुछ बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंट, पता नहीं क्या क्या। I'll show you। एक पूरी लिस्ट है मेरे पास ये बताने के लिए कि सप्लाई किस किस को कहते हैं, जीएसटी किस किस पे लगता है। लेकिन आप अभी जो लाइन लिखी है स्क्रीन पर उसको अपने दिल में बसाइए। क्या लिखा है? जीएसटी अप्लाइज ऑन सेल एज वेल एज सम अदर ट्रांजैक्शंस एंड ऑल सच ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड सप्लाई। हर वो ट्रांजैक्शन जिस पर जीएसटी लगता है उसे सप्लाई कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? It means GST does not only apply, it means GST does not only apply on sale, it also applies on various other transactions as specified by law। अब हमें नहीं पता कोई सेक्शन 7 होता है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें लिस्ट लिखी है एक्चुअली कि किस किस के ऊपर जीएसटी लगेगा, राइट? जीएसटी डज नॉट ओनली अप्लाई बट इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन वेरियस अदर ट्रांजेक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय लॉ। यहां तक आपको समझ आया? बिल्कुल पक्का क्लियर। तो अभी हमें क्या क्या समझ आया कि ट्रांजैक्शन जिस पर जीएसटी लगता है वो है सप्लाई। सप्लाई करने वाले को बोलते हैं सप्लायर, और जिसको सप्लाई होता है गुड्स या सर्विस वो होता है रिसीवर। पक्का क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 10, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स and services। Supply involves movement of goods and services from supplier to receiver, but sometimes supply take place even if there is no movement। हाँ जी, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कभी कभी सप्लाई टेक प्लेस इवन इफ देयर इज नो मूवमेंट। कैसे भाई? आपने रेंट पर एसी मंगाया, आपने किसी ट्रेड फेयर में, किसी एग्जीबिशन में, किसी मेले में अपना स्टॉल लगाया और वो मेला 15 दिन चलने वाला था, तो आप 15 दिन के लिए क्या एसी खरीदते? तो आपने 15 दिन के लिए उस टेंट में एसी लगवाया।
जिस टेंट में आपकी दुकान लगी हुई थी, होती नहीं है वो हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो उस एग्जीबिशन में आपने एसी रेंट पर लिया, लेकिन आपने देखा कि 15 दिन में उस एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, भरी धूप में भी वो एसी बड़ा ठंडक कर रहा था, आपको सर्दी का एहसास होने लगा। आपने जिससे एसी रेंट पर लिया था, आपने उससे पूछा कि भाई ये जो एसी है ये हमें बेच दो, ये एसी जो पहले से हमारे पास है, 15 दिन बाद जो हमें तुम्हें वापस करना है वो हमें बेच दो। तो एसी जिससे हमने मंगाया था किराए पर, वो जो हमारा वो था पर्सन जिससे हमने हायर किया, हायर वेंडर, वो कह रहा हाँ जी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा ये जो एसी है इसके पैसे हमसे ले लो, हमने पैसे उसके जो भी पैसे बने वो दे दिए और एसी हमारे पास आ गया। तो बताओ जरा, सेल से पहले एसी कहां रखा था? हमारे यहां। और सेल के बाद एसी कहां रखा है? हमारे यहां। तो क्या मूवमेंट हुआ इसमें? नहीं। वो जो हम किराया दे रहे थे वो एक अलग ट्रांजैक्शन थी, और ये जो हमने खरीद लिया एसी ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। क्या इस सेल पे जीएसटी लगेगा? अरे क्यों नहीं लगेगा, सेल हुई है सामान की। लेकिन इस सेल में सामान उठकर एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं गया। ये आंखें मैं खुलवाना चाहता हूं आज पहली क्लास में। पहली क्लास में मैं आपको यह बता दूं कि जीएसटी सेल प्लस सम अदर ट्रांजैक्शंस पर लगता है। जिन भी ट्रांजैक्शंस पर लगता है वो या तो गुड्स की होती हैं या सर्विस की होती हैं। और ये जो गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह गुड्स जाएं। कोई 50 मंजिला बिल्डिंग आपने खरीद ली, भाई आपके पास बड़ा पैसा है, आप अक्सर बिल्डिंग खरीदते रहते हैं। तो एक बिल्डिंग आपने खरीदी, तो उस बिल्डिंग में लगे हुए एसी, उस बिल्डिंग में लगा हुआ फर्नीचर, उस बिल्डिंग में लगी हुई फिटिंग सब एक साथ खरीद लिया आपने। तो आपके खरीदने से पहले वो किसी और की थी और खरीदने के बाद वो आपकी हो गई। तो क्या वो फिटिंग्स उठकर आई कहीं और से? नहीं, वो जहां पहले लगी थी अभी भी वहीं लगी हैं, जहां वो पहले रखी थी अभी भी वो वहीं रखी हैं। बस अभी तक किसी और के नाम की ओनरशिप में थी, वो अब आपके नाम की ओनरशिप में आ गई। तो आप अदालत में जाकर ये नहीं कह सकते जज साहब बताओ कहीं फर्नीचर उठकर थोड़ी गया है, इस पर कैसा जीएसटी? क्यों? मालिकाना हक तो बदला। तो जीएसटी जिस पर लगता है वो है ट्रांजैक्शन। किसकी? गुड्स की या सर्विस की? गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगता है, चाहे मूवमेंट हो चाहे मूवमेंट ना हो। पक्का क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, Point 11. Earlier, India had separate taxes for manufacturers and traders. Full stop. Manufacturers used to pay excise duty and traders used to pay VAT। मतलब मैं गुड्स की बात कर रहा हूं कि पहले गुड्स के जमाने में क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सामान बनाकर बेचते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी पे करते थे सरकार को, उत्पादन कर हिंदी में से कहते हैं उत्पाद शुल्क। और जो ट्रेडर्स हैं, जो सामान खरीद कर बेचते थे, वो पे करते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन हाउएवर this distinction is no more applicable. This distinction is no more applicable, and now
और अब एवरी बिजनेस, वेदर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, कॉमा, आर लायबल टू पे जीएसटी। तो अब क्या हुआ देखो, वैट खत्म, जीएसटी चालू, एक्साइज खत्म, जीएसटी चालू, और सर्विस टैक्स खत्म, जीएसटी चालू। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात, मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से सर्विसिंग, कुछ भी कर लीजिए आप, आपके ऊपर एक ही कानून लग रहा है, और वो क्या है? जीएसटी। ये हमें समझना, राइट? लिखते जाइएगा साथ साथ, जहां पर आप ना लिख पाए पॉज कर लीजिए और पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 12, GST applies on almost all goods and services except for following। देखिए, GST applies on almost all goods and services except for following, कुछ को छोड़कर। नीचे बेफिक्र रहिए, मैं कोई लंबी लिस्ट नहीं लिखवाऊंगा। पता चला हिंदुस्तान में जितनी चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, उन सब की हम लिस्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। साहब, दूध पर नहीं लगता, गेहूं पे नहीं लगता, खाद पे नहीं लगता, फसल पे नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नीचे कुछ कैटेगरीज लिखवाऊंगा जिनका मतलब मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर वरदान है भगवान का कि तेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जा, तुझे माफ किया। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा, जरा देखते हैं। पहला, ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज लिस्टेड इन शेड्यूल 3। ये क्या है सर शेड्यूल 3? अरे कोई टेबल है, कई सारी टेबल है जीएसटी की किताब में। एक तीसरे नंबर की टेबल है, उसका नाम है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मतलब जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में छपी हैं, जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में छपी हैं, उनके ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होता। पक्का क्लियर? ये बात समझ आई आपको? ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं हमें नहीं पता कि उसमें अंतिम संस्कार लिखा है, अभी हमें नहीं पता कि उसमें पार्लियामेंट की सर्विसेज लिखी है, अभी हमारा जीके इतना मजबूत नहीं है, अभी हम वहां तक नहीं पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 3 में क्या लिखा है ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी लिखा है शेड्यूल 3 में उसको हम नेगेटिव लिस्ट मानते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। अगर क्वेश्चन आए जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन वहां पर लिखी हो जो शेड्यूल 3 वाली है, तो कह देना भाई नमस्ते, इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। बी, ट्रांजैक्शंस अदर देन शेड्यूल 3 which are specifically exempted for the time being। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी, दोनों में फर्क देखिए क्या है। एक पे लिखा है कभी नहीं और एक पे लिखा है अभी नहीं। ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज जो शेड्यूल 3 में लिखी हैं उन पर ना आज जीएसटी है ना कल को होगा, वो बिल्कुल माफ करे हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर है।
आपने अभी पढ़ा ना कि जीएसटी सेल पर लगता है और कुछ और ट्रांजैक्शंस पर लगता है और इन सबको मिलाकर सप्लाई कहते हैं। लेकिन जो जीएसटी है वो लगता ही नहीं शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस पर, मतलब वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती, वो सदा सदा के लिए माफ है। लेकिन और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो शेड्यूल 3 में नहीं लिखी, जैसे दूध बेचना। अभी फिलहाल सरकार के मुताबिक दूध बेचने वाले व्यापारियों को कष्ट होता है तो उस पर जीएसटी नहीं है। कल को सरकार कहेगी नहीं होना चाहिए जीएसटी तो हो जाएगा। अभी फिलहाल माफ है। ट्रांजैक्शंस अदर देन शेड्यूल 3 which are specifically exempted for the time being। अगर आपकी दुकान पे फ्लैग बिकता है, झंडा, राइट, तिरंगा, अमेरिका का झंडा, किसी का भी, उसमें से जो इंडियन नेशनल फ्लैग है अगर वो बेचोगे तो जीएसटी नहीं है, उस पर माफ है जीएसटी। और दूसरे देश का झंडा बेचोगे तो जीएसटी है। हालत देखो आप। तो फॉर द टाइमिंग एग्जेम्पशन है। कल को मान लो सरकार का दिल करा नहीं नहीं तिरंगे पे भी जीएसटी लगना चाहिए तो लगा देगी सरकार का दिल, वो जाने। सरकार कह रही है जी प्लास्टिक सर्जरी पर जीएसटी है, लेकिन अगर आग से स्किन झुलस गई और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो जीएसटी नहीं है, कोई बात नहीं। सरकार कह रही है अगर भरतनाट्यम की फीस 1,50,000 रुपए से नीचे लोगे तो जीएसटी नहीं है, और अगर भरतनाट्यम की फीस 1,50,000 रुपए से ऊपर लोगे तो जीएसटी है। बिल्कुल सच बात है ये, आप माने न माने, ऐसे ही रूल पढ़ेंगे आप कल को भविष्य में। भविष्य मतलब आने वाले दिनों में। So these are the points which show that the transactions which are not present in Schedule 3 are also exempted in some cases। कुछ टैक्सेबल कुछ एग्जेम्प्ट, तो जो एग्जेम्प्ट उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना। तीसरा देखो आप, ट्रांजैक्शंस या आइटम्स on which GST will apply at a future date, and till then old taxes will apply। ये कौन से आइटम है? लगने वाला है, लगा नहीं। ये वो आइटम्स है जिन पर जीएसटी लगने वाला तो है लेकिन अभी नहीं लगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन पर क्या टैक्स नहीं है? बहुत टैक्स है, तभी तो ये उड़ रहे हैं आसमान में। भाई पहले, दूसरे और तीसरे में जो शुरू की दो चीजें हैं उन पे तो टैक्स खत्म है, ना नया लगना ना पुराना लग रहा। जो पहली और दूसरी चीजें हैं ना जिन पे जीएसटी नहीं लग रहा, उन पे जीएसटी नहीं लग रहा और कोई और टैक्स भी नहीं लग रहा। अगर दूध पर जीएसटी माफ है तो दूध पे सारा टैक्स माफ है। भारतीय झंडे पर, भारतीय तिरंगे पर अगर जीएसटी माफ है तो सारा टैक्स माफ है। लेकिन ये जो तीसरी ट्रांजैक्शन है ना, ये पढ़िए आप, ट्रांजैक्शन और आइटम्स ऑन विच जीएसटी विल अप्लाई एट अ फ्यूचर डेट एंड टिल देन ओल्ड टैक्सेस विल अप्लाई। इस पर अभी जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये माफ है। इस पर जीएसटी नहीं लग रहा लेकिन कोई और टैक्स लग रहा है। इस पर जीएसटी नहीं है लेकिन कोई और टैक्स जरूर है, और वो कौन सा टैक्स है वो बस हमें यहां पर देखना है। समझ आई सर आपको ये बात? बिल्कुल पक्का क्लियर हो गई। जीएसटी अप्लाइज ऑलमोस्ट ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। नीचे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है बताइए। पहला, जो शेड्यूल 3 में लिखी हैं उन पर ना अभी लग रहा ना कल को लग सकता। दूसरा, एग्जेम्पशन की लिस्ट जो हम पढ़ेंगे जिन पर अभी माफ है, क्या पता कल को सरकार माफी वापस ले ले। और तीसरा, जिन पर जीएसटी तो नहीं लग रहा लेकिन कोई और पुराना वाला टैक्स लगता है, तो इनके ऊपर, तीसरे वालों के ऊपर टैक्स माफ नहीं है, जीएसटी माफ है। पुराना टैक्स तो इन पर आज भी है, इन पे जीएसटी लगेगा। कब से? जब से डेट सरकार बताएगी। क्लियर होगी जी बात?
पक्का? चलो, पॉइंट नंबर 13, पहले बताओ यहां तक समझ आ गया ना? जीएसटी will apply on all transactions. GST will apply on all transaction and it works as per one of the following two systems. GST will apply on all transactions and it works as per one of the following two systems. नीचे दिए गए दो सिस्टम हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। पहला सिस्टम देखिए, ये हमारा बायर है, ये वैल्यू प्लस टैक्स किसको देता है? सेलर को। और सेलर वैल्यू तो अपने पास रिटेन कर लेता है, वैल्यू मतलब सामान की वैल्यू के पैसे, और जो टैक्स है वो किसको दे देता है? गवर्नमेंट को। इस सिस्टम को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास चैप्टर 0 है, और आज जिन वर्ड्स को इस्तेमाल हम करेंगे, आज जिन टॉपिक्स का नाम हम लेंगे, वो बड़े बड़े टॉपिक और बड़े बड़े चैप्टर बनकर हमारे सामने आएंगे। ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर आप देखिए, जो हाइलाइटर मैं लगा रहा हूं, पहले टैक्स बायर से सेलर के पास गया और फिर सेलर से सरकार के पास गया, तो पैसा एक से दूसरे और दूसरे से और आगे तीसरे की तरफ गया। जीएसटी का जो फ्लो है, जीएसटी की जो वर्किंग है, वो कैसे हुई? एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक से एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती गई। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्या बताइए? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जनरली ऐसे ही होता है, बायर टैक्स के पैसे सामान की वैल्यू में जोड़कर सेलर को देता है और सेलर उसे सरकार को जमा करता है। जनरली ऐसे होता है, आप हल्दीराम से रसगुल्ला खरीदिए, तो अगर आप बिल ना देखें तो आपको नहीं पता चलता कि आपने टैक्स में कितने पैसे दिए। उसने बस आपसे बोला कि भाई 110 रुपए दे दीजिए, आपने 110 रुपए दे दिए और रसगुल्ला आप घर ले आए। वो तो बैठ के जब आप बिल देख रहे थे तो पता चला आपको कि 100 रुपए का ही रसगुल्ला है, 10 रुपए तो जीएसटी दे आए हम, बताओ। तो बताइए हल्दीराम को कितने रुपए मिले? केवल 100 रुपए। 10 रुपए तो सरकार खा लेगी। तो आपने पहले 10 रुपए हल्दीराम को दिए और फिर हल्दीराम ने 10 रुपए भारत सरकार को दिए, है ना? ये आगे बढ़ा पैसा, इसे फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और सिस्टम होता है, ध्यान से देखिए। ये बायर है, ये वैल्यू के पैसे सेलर को देता है लेकिन टैक्स के नहीं देता। और बायर क्या करता है? सरकार के पास खुद जाता है पैसे जमा करने। अब आप देखिए क्या हुआ, बायर ने सेलर को तो पैसे दिए, किसके? वैल्यू के। लेकिन जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय बायर एंड नॉट सेलर। बताइए है ना ये उल्टी गंगा? दुनिया में अक्सर सेलर जाके सरकार को टैक्स जमा करता है, व्यापारी जाके सरकार को टैक्स जमा करता है, लेकिन कभी 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 सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सेलर नहीं
बल्कि बायर सरकार को जाकर जमा करता है। बायर सेलर से कह रहा है भाई ऐसा है, तू अपने पैसे ले ले और टैक्स का पैसा मैं खुद जाके सरकार को दे आऊंगा। इस सिस्टम में तो सब कुछ उल्टा हो गया, इसलिए इसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा कब होता है हमें नहीं पता, अभी मौका नहीं आया। सारे राज आज थोड़ी खुल जाएंगे, सारी बातें आज ही थोड़ी हो जाएंगी। ध्यान से समझिए क्या है। बायर ने सेलर को पैसे दिए और सेलर ने आगे सरकार को पैसे दे दिए। एक तो सिस्टम जीएसटी का ये है, ज्यादा से ज्यादा यही मिलेगा आपको सिस्टम। और दूसरे सिस्टम में क्या होता है कि ये जो बायर है वो सिर्फ सामान के पैसे सेलर को पकड़ाता है। 110 रुपए के रसगुल्ले थे ना, जबकि रसगुल्ले तो 100 के ही थे, तो सेलर को खाली 100 रुपए दो हल्दीराम को और उससे बोलो 10 रुपए मैं खुद दे आऊंगा सरकार को। ऐसा अक्सर नहीं होता। सर बताओ ना कब कब होता है? सर रुक जाओ ना, बताऊंगा बाद में। ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं, हमें नहीं पता कि सेक्शन 9 में ये सब पढ़ाया जाएगा, जहां पर यह बताया जाएगा कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट यही वाला सिस्टम होता है। रिवर्स चार्ज तो केवल स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है जो सरकार ने हमें बताई है। स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही केवल ऐसा होता है, सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो अप्लाई हो। नहीं तो दोस्तों बायर कहां जाके जमा करेगा, वो तो 10 रुपए अपने पास रख लेगा। मतलब वैसे तो सब बायर ईमानदार है, लेकिन बेईमानी मन में आते का क्या पता कब देर थोड़ी लगती है, कब आ जाए। तो एक फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक रिवर्स चार्ज होता है। पक्का क्लियर हो गई जी बात? 100%। चलिए ये क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 14, supply on which GST applies supply on which GST applies can be of two kinds। वो सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए आप। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स only one state, comma, it is called intrastate supply। अगर सप्लाई में केवल एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, अगर सप्लाई में केवल एक ही राज्य इन्वॉल्व है, तब उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपने सुना होगा ना भाई, एक कॉलेज है उसके अपने स्टूडेंट्स के बीच में ही क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो वो इंट्रा स्कूल या इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर अंदर, इंट्रा अंदर इंट्रा। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स ओनली वन स्टेट, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। If supply involves more than one state, it is called interstate supply। अब आपने सुना होगा दो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में मैच हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन।
इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन का मतलब दो अलग अलग कॉलेज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन। समझ आया आपको? अगर सेलर बायर सब कुछ एक ही राज्य में है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर सेलर बायर और सप्लाई सब अलग अलग राज्य में है तो उसे क्या बोलते हैं बताइए? इंटर स्टेट सप्लाई। पक्का क्लियर? 15वां पॉइंट जो आप लिख रहे हैं वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। 15वां पॉइंट जो आप लिख रहे हैं वो अभी हम लिखेंगे तो, लेकिन उसको एक्सप्लेन हम अगली मुलाकात में करेंगे। जीएसटी इज ऑफ वेरियस काइंड्स, which applies on transactions depending upon whether the transaction is intrastate और इंटरस्टेट। इट इज शोन बिलो। ये लाइन हम केवल नोट करेंगे, ये लाइन एक्सप्लेन क्लास नंबर 2 में होगी। देखिए आप, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई हो तो सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी अप्लाई होता है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो तो इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होता है। ये आपको अगली मुलाकात में समझ आएगा, इसको हम एक्सप्लेन अगली मुलाकात में करेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहां खत्म होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।